हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पटवार टेस्ट सीरीज़ 2.0 का फाइनल टेस्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ठीक है, इस वीडियो के बाद में अपन बात करेंगे साथियों, एक जल्दी ही आपके पास में तो 4th ग्रेड का जो मेजर 1 हुआ है उसके बारे में अपन देखेंगे, उसकी क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। और एक वीडियो वालों के लिए साथियों, उनका माइनर 3 हुआ है उसके बारे में अपन जल्दी डिस्कस कर लेंगे साथियों। आज या फिर कल में आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगे। तो चर्चा करते हैं अपन फाइनल टेस्ट 2 के बारे में साथियों। सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है, पहला ही मैथ का सवाल आपको दिया गया है साथियों कि एक गांव की कुल जनसंख्या 8400 है, जिसमें से पुरुष और महिला 43:41 के अनुपात में है। पुरुषों की संख्या का 80% साक्षर है तथा महिलाओं की संख्या का 40% निरक्षर है। उस गांव की साक्षरता प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो दे रखा है, तो इनको टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 43 + 41 आपके पास में हो गया साथियों 84 हो गया। और कुल जनसंख्या आपको पास में 8400 दे रखी है। अब इसके अंदर से आप मैन निकाल सकते हो कि मतलब कि पुरुषों की संख्या किस प्रकार से निकालोगे। पुरुषों के बारे में बात करें तो 43/84 गुणा 8400 आपके पास में दे रखी है, तो इनकी जो संख्या आती है पुरुषों की वो 4300 आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर से वुमेन के बारे में बात करें साथियों तो कितना है? आपको 8400 के अंदर से 4300 घटा देना है और आपके पास में वुमेन की संख्या आ जाएगी। वो कितनी आएगी? वो आएगी 4100 साथियों। अब बात करें साथियों, आपके पास में मैन और वुमेन की जो संख्या है वो अलग अलग आ जाती है। बाद में बताया गया कि 80% साक्षर पुरुष हैं, तो अपन क्या करेंगे? 4300 का 80% अगर बात करें तो साथियों कितना आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है ये 4300 का आएगा 3440 आएगा। कितना आएगा साथियों? 3440 आ जाता है। ठीक है, मतलब कि 3440 लोग हैं, पुरुष हैं, वो क्या हैं साथियों? साक्षर हैं। इतना याद रखना। आगे बात करें साथियों, यहाँ पर से 4100 दे रखा है महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की संख्या के अंदर से 4100 के अंदर से अपन 40% इसका निकालें तो आपके पास में कितना आ जाता है साथियों? यहाँ पर आ जाता है 1040 आ गया। 1040 क्या है साथियों? ये निरक्षर हैं। ठीक है, अपने को रेशियो किसका निकालना है? साक्षरता का निकालना है। तो 4100 के अंदर से आप क्या निकाल दोगे साथियों? 1040 को घटा दोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 2460 आ जाएगा। ये क्या आ गए? साक्षर आ गए। अब इन दोनों का टोटल कर दो साथियों, साक्षर वालों का कितना कितना करोगे? 3440 प्लस का 2460, जब इनका टोटल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 6900 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने किया। और टोटल संख्या कितनी बता रखी है? 8400 बता रखी है, 8400 आ गया। और यहाँ पर से 100 लगा लेते हैं अपन परसेंटेज निकालने के लिए। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों? 2 0 से 2 0 कट जाता है इधर, तो आपका आंसर आएगा 70 सही 5/21%। एकदम सरल सा सवाल था साथियों, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किसी मिश्रण की मात्रा में 60 लीटर है। मात्रा कितनी है? 60 लीटर है, जिसमें से दूध है 20% तथा शेष पानी है। उसमें कितना लीटर पानी और डाला जाए जिसमें मिश्रण में 15% दूध हो जाए? ये बात कही गई है साथियों। मतलब कि जैसे 60 लीटर है, 60 लीटर टोटल मिश्रण आ जाता है और इसका 20% इसमें से दूध आ जाता है, तो दूध की मात्रा अपन कितनी आ जाती है? 12 लीटर अपने पास में दूध आ जाता है। और जो शेष है 48 लीटर है, वो अपना क्या है साथियों? पानी है। ठीक, अब मेरे को 15% तक रखना है, तो 15% के जैसे मैंने उसके अंदर से x लीटर पानी मिला दिया। x लीटर मिलाया तो मेरे पास में 15/100 आ जाता है। और 60 के अंदर से x लीटर मैंने पानी मिलाया उस मिश्रण के अंदर से, और टोटल अपने पास में 12 लीटर ही ये देख रखा है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में कितना जाता है? ये आएगा 900 प्लस का 15x बराबर का 1200 आ जाता है साथियों। x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, तो 15x बराबर आपके पास में कितना जाता है? 1200 माइनस का 900 आ गया। और x बराबर आपके पास में 300/15 आ गया साथियों। लगभग आपके पास में 20 लीटर आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना साथियों, 12 गुणा 7 लगाना है और x गुणा 6 लगाना है। x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, 12 गुणा
7/6, इससे काट दो 2 आ जाता है, ये आ जाता है आपका आंसर 14 आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों, एकदम बढ़िया सा सवाल है। सवाल क्या कर रहा है कि 12,000 रुपये को 2 भागों में बांट कर पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से तथा दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से कर्ज दिया गया। यदि प्रथम भाग पर साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज का 3 गुना हो तो उन दोनों भागों में क्या अंतर होगा, वो पूछा गया है। अब देखो साथियों, इसको मैं किस प्रकार से करूँगा। यहाँ पर से आपके पास में 12,000 रुपये की टोटल राशि और इसको बांट कर अलग अलग भागों में दे रखा है। एक भाग मैंने अक्ष ले लिया और दूसरे वाला जो भाग था वो 12,000 माइनस का अक्ष बच जाता है। पहले अपन SI1 निकालते हैं, तो यहाँ पर से अक्ष गुणा 8 गुणा 5/100 आ गया साथियों। तो आपके पास में 8 पंचो 40 और जब इसको 0 से 0 काटोगे तो 2/5 अक्ष आ गया। ठीक है। दूसरी बात, अपन SI2 के बारे में बात करें तो आपके पास में यहाँ पर कितना था, 12,000 माइनस का अक्ष इंटू आपके पास में कितना है 10 गुणा 4 है बटा 100 आ जाता है साथियों। तो यहाँ पर से कितना आएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे 2 साथ में कोष्टक आ जाता है, 12,000 माइनस का अक्ष बटा 5 आ गया। इतनी आपने निकालनी। बाद में क्या कहा गया है, देखो 3 गुणा कहा गया है, तो इसका मतलब SI1 बराबर का 3SI2 आपको करना है। यहाँ पर से क्या निकाला आपने, यहाँ पर से ये वैल्यू निकाली थी SI1 की 2/5 अक्ष की निकाली थी, इजिकल टू 3 आ जाता है, क्योंकि 3 गुणा आपने बताया है यहाँ पर से। और साथ ही बात करें तो साथियों कितना जाता है, 3 गुणा 2 और साथ में ही 12,000 माइनस का अक्ष बटा 5 आ जाता है। यहाँ पर से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपके पास में 2 अक्ष बच जाता है। और ठीक है, यहाँ पर से 6 और 6 बाद में 12 6 की 72 आ जाता है, तो 72 ये आ गया। ठीक है, और 3 जीरो और लगा लो साथ में। माइनस का अपन बात करें तो कितना आ गया, यहाँ पर से 6 अक्ष आ जाता है साथियों। ये 6 अक्ष उधर जाएगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 8 अक्ष आ जाएगा। 8 अक्ष बराबर आपके पास में ये संख्या दे रखी है। यहाँ पर से अपन अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 72,000 में 8 का भाग देंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 9,000 आ जाएगा। अक्ष की वैल्यू पता चल गई, एक भाग ये पता चला। दूसरा भाग अगर बात करें तो आपके पास में 12,000 था साथियों। इस 12,000 के अंदर से बात करें तो कितना घटा देना है, अक्ष की वैल्यू जो आई थी आपके पास में 9,000, उसको आप घटा दो तो आपके पास में दूसरे भाग की जो वैल्यू आ जाती है वो 3,000 आ जाती है। लेकिन यह कहा क्या गया है कि उन दोनों भागों का अंतर क्या कहा गया है। एक भाग आपके पास में 9,000 आया, दूसरा 3,000 आया, दोनों का अंतर बता दो भाई। 9,000 माइनस का 3,000 का बात करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 6,000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरे वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन 11,600 रुपये है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। देखो साथियों, यहाँ पर से दर ज़्यादा है तो आपको पता ही है कि इससे ज़्यादा ही होने वाला है। तो ये देखो, अगर इसको डायरेक्ट करें तो अपने पास में क्या आ गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए की बचता है, ये होगा। ठीक है, इसको अपन तरीके से अगर बात करें, देखो ये तो अपना डायरेक्ट करने का ये मालूम हो गया। अगर अपन इसको तरीके से करें तो देखो तरीके से किस प्रकार से करते हैं। आपके पास में जो जो चीज़ें दे रखी है अपन उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें साथियों, आपके पास में ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 11,600 रुपये दे रखी है भाई। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू कितनी बता रखी है, 7.5% बता रखी है, तो मतलब मैं इसको 7.5% लिख सकता हूँ। टी की वैल्यू मेरे बारे में बात करें तो 6 वर्ष दे रखी है, तो अपन यहाँ पर से ये आ जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर P प्लस का RT, ठीक है, बटा 100 आ जाता है। ये P आएगा साथियों, याद रखना P आएगा। ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर से आपके पास में इसकी वैल्यू है, कितनी है साथियों, 11,600 है साथियों। P की वैल्यू मेरे पास में नहीं है तो P प्लस P का P रहने देता हूँ। और साथ ही बात करें तो P और R की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, कितनी थी, 7.5 थी, इंटू 6 आ जाता है। बटे अपन बात करें तो 100 आ जाता है। जब इसका आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास में बनता है क्या, 11,600 बराबर का जाता है साथियों। P कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में एक लास्ट में जो बचता है वो किस प्रकार से बचेगा, यहाँ पर से अपन भाग दे देंगे साथियों 1.45 का, इजिकल टू P आ जाएगा। तो P का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
8,000 आ जाएगी। उसी प्रकार से बात करें तो देखो क्या है, उसी धनराशि के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर से अपने पास में प्रिंसिपल पता चल गया है, तो यहाँ पर से ए बराबर आपके पास में क्या निकाला, 8,000 आ गया। 8,000 के साथ में 8,000 आ गया, 8,000 और साथ ही रेट कितनी थी, 10 थी, और यहाँ पर से समय था 6 वर्ष था, बटा 100 आ जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं साथियों, ठीक है। बाद में अपने पास में जो इस कैलकुलेशन को आप हल करते हो तो आपके पास में कितना जाता है, 8,000 तो ये था, और साथ ही बात करें तो 4,800 ये बच जाता है। तो टोटल कितना हो गया साथियों, यहाँ पर से 12,800, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। 5,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है। कुछ नहीं करना साथियों, 5,000 आपके पास में है, यहाँ पर से 10% की बात हो रही है, तो 10% अपने पास में से कितना आ गया, ये 500 आ जाता है, ये 500 आ जाता है, ये 500 आ जाता है, ये साधारण ब्याज हो गया। अपने को निकालना है कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर बताना है, तो अपने पास में साधारण ब्याज पता चल चुका है, तो एक यहाँ पर से एक यहाँ से आ जाता है, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया, 50 आ गया, एक इधर आ जाता है साथियों, 50 आ गया, और ये 5 आ जाता है। ये 10 से अपन बात करते हैं तो 1/10 से, तो ये 1/10 से हो जाता है। अब अपने को अंतर देखो, सीधा सा करने के लिए बात करें तो इन सभी को आप जोड़ दो, तो आपके पास में इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है SI और CI का, तो कितना आएगा साथियों, 155 आ जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दिया रखा है कि एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित रेडियो को 20% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचती है। थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, तथा खुदरा विक्रेता उस रेडियो को 25% डालने पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने उसे 2,475 रुपये में खरीदा हो तो उस रेडियो का उत्पाद लागत क्या थी, वो पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपनी के बारे में। कंपनी ने क्या किया, उसको 20% लाभ पर बेच रही है, उसके हिसाब से तो देखो अक्स अपन मान लेते हैं, और 1 का 20/100 आ गया। तो जब आप इसको सोल्व करते तो आपके पास में कितनी आएगी, 1.2x आ जाती है। अब जो थोक विक्रेता है वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब कि 1.2x आ जाता है, साथ ही 1/10 ये आ जाता है साथियों, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते तो आपके पास में कितना आएगा, वो आएगा साथियों यहाँ पर से 1.2x इंटू 1.1 आ जाता है, तो लगभग आपके पास में आएगा 1.32x आ जाता है। अब जो खुदरा विक्रेता है साथियों वो 25% हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पर से 1.32x, साथ ही 1 माइनस का 25/100 आ जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करते तो आपके पास में कितना आएगा, 1.32x, साथ ही बात करें तो 0.75 आ गया साथियों, ठीक है। और जब आपके पास में इसको सोल्व किया आपने तो आपके पास में आएगा 0.99x आ गया, और 0.99x बराबर आपके पास में कितना साथियों, 2,475 लाट दो। तो यहाँ पर शख्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, 2,475 बटा 0.99, तो यहाँ पर से इसको हटाया तो यहाँ पर से 100 आ जाता है साथियों। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2,500 रुपये आ जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 7 संख्याओं का औसत 21 है, ठीक है, और प्रथम 4 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 22 है, चौथी संख्या आपसे पूछी गई है। तो किस प्रकार से करोगे, 7 × 21 बराबर 147 आ गया, ठीक है लाड लो। तो 4 गुणा जो 4 संख्याएं दे रखी हैं, प्रथम 4 संख्याएं, 4 × 18 बराबर आपके पास में 72 आ जाता है, और एक आ जाता है 4 × 22 बराबर आपके पास में 88 आ जाता है। इन सभी को आप जोड़ दो दोनों को, तो आपके पास में कितना है साथियों, ये आ जाता है 160 आ गया। अब 160 में से आप क्या घटा दो साथियों, 147 घटा दो, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 13 आएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बता रखा है कि एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या का 2 गुना है, ठीक है साहब। कक्षा में 36 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात बता रखा है वो 5:1 बता रखा है। कक्षा में लड़कों की आयु का योग कितना होगा वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से किस प्रकार से करोगे, आपके पास में 36 तो टोटल आ जाते हैं, तो बॉयज़ की संख्या बात करें तो 5/6 गुणा 36 बराबर आपके पास में 30 आ गई। लड़कियों के बारे में बात करें तो 1/6 गुणा 36 आ जाता है, तो बराबर आपके पास में कितना आ गया साथियों, ये 6 आ जाता है, ठीक है।
बाद में ये कहा गया है कि लड़कों की औसत आयु बराबर लड़कियों की औसत आयु का बारे में कही गई है। तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, 6 गुणा 2 बराबर आपके पास में 12 आ जाता है। टोटल पूछा गया है तो कितना आएगा साथियों, 12 गुणा 30 बराबर आपके पास में 360। ऑप्शन नंबर आपका दूसरे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि एक बर्तन में रखे मिश्रण में दूध, पानी तथा अल्कोहल की मात्रा 4:5:3 में है। दूसरे बर्तन में रखे पानी तथा अल्कोहल के मिश्रण में उनके अनुपात हैं 7:3 है। यदि पहले बर्तन में 4 लीटर तथा दूसरे में 5 लीटर मिश्रण हो और यदि दोनों को मिला दिया जाए तो प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल का अंश आपसे पूछा गया है। पहले बात करते हैं अपन पहले वाले बर्तन के अंदर से। तो पहले वाला जो बर्तन है उसमें अल्कोहल की मात्रा आप आराम से निकाल सकते हो साथियों। कितनी है, देखो अनुपात दे रखा है 3 और इन अनुपात का टोटल कर दो 4, 5, 3 का। तो 4, 5, 3 बटा यहाँ पर आता है 12 और जो टोटल कितना है 4 है। तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो आपके पास में 1 लीटर आ जाता है। पहले वाले में कितना आ गया, 1 लीटर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे बर्तन में। दूसरे बर्तन में क्या क्या है, पानी और अल्कोहल ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर से इसका अनुपात आपके पास में दे रखा है तो 3/7 गुणा 10 आ जाता है साथियों। 10 नहीं, कितना दे रखा है यहाँ पर से, 5 दे रखा है क्या, 5 दे रखा है। तो 5 अब जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास में आएगा 1.5 लीटर आ जाता है साथियों। अब देखो कुल कितनी हो गई, कुल हो गई, एक तो ये हो गई और 1.5 लीटर ये हो गई, मतलब कि टोटल 2.5 लीटर हो जाती है। ठीक है, अल्कोहल की मात्रा। कुल मिश्रण की मात्रा बात करें तो 4 + 5 आपके पास में 9 लीटर देखने को मिल रही है साथियों। ठीक है, इतना आपके पास में आ गया। अब ये पूछा कि अल्कोहल का अंश पूछ रहा है, तो अल्कोहल का अंश किस प्रकार से निकालोगे साथियों, 2/5/9 आ जाता है। तो यहाँ पर से 5/18 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुणा है तो घन का आयतन आपसे पूछा गया है। घन की फलक मैं मान लेता हूँ साथियों, क्या मानी मैंने, ए मान ली जाती है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, परिमाप बात करें साथियों, परिमाप अपने पास में 6 से पता है। ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पर से एक फलक का परिमाप बता रहा है तो यहाँ पर से a² बराबर आपके पास में क्या जाता है साथियों, ये इससे कितना है 1.5 गुणा है। तो यहाँ पर से 1.5 गुणा 4a आ जाता है। ठीक है, a की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो साथियों। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 6 आ जाती है। अब आपके पास में घन का आयतन बताना है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। ठीक है, तो 6 × 6 × 6 बराबर आपके पास में 216 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई है। कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि पाई आर एल बराबर 792 है लाड लो, कितना है 792 बता रखा है इसने खुद ने। आर के बारे में बात करें तो इनका अनुपात दे रखा है तो मैं इसको 4x मान लेता हूँ और जो एल का जो है वो यहाँ पर से मैं 7x मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर से अनुपात दोनों का दे रखा है। वैल्यू रख दो यहाँ पर से 22/7 आ जाता है, साथ ही 4x × 7x बराबर आपके पास में 792 आ गया। ठीक है, यहाँ पर से क्या कट रहा है साथियों, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 88 बचेगा। तो x² बराबर आपके पास में 792/88 आ गया। यहाँ से जब आप इसको भाग दोगे तो आपके पास में कितनी बार कटेगा, 9 बार कट जाता है। तो x² बराबर आपके पास में 9 आ गया और x बराबर मेरे पास में कितना आ गया साथियों, 3 आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया, 3 आ गया। अब मेरे को क्या बताना, उसकी त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या मैंने यहाँ पर से बताई थी, 4x बता रखी, तो x की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली, यहाँ पर से 3 आ गई। तो 4 गुणा कितना आ गया साथियों, 3 आ जाती है, बराबर 12 सेंटीमीटर है वो उसकी त्रिज्या आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर चौथे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई पूर्णांक हो तथा इसके क्षेत्रफल के वर्ग इकाई की संख्या इसके परिमाप की रेखीय इकाई की संख्या से 1 कम है तो आयतन का क्षेत्रफल बराबर होगा। वो सवाल पूछा गया है, देखो आयत है, उस आयत की लंबाई में मान लेता हूँ साथियों L मान लेता हूँ और चौड़ाई में मान लेता हूँ साथियों W मान लेता हूँ। ठीक है, जब बात करें इसका जो क्षेत्रफल है वो A आ जाता है। क्षेत्रफल है, मैंने इसको A माना और इसका परिमाप है,
परिमाप मैंने इसको P माना, पेरीमीटर मान लिया। अब यहाँ पर से क्या कहा गया है, सवाल के अंदर से कहा गया, अपन उसी के बारे में बात करेंगे। A बराबर P-1 कहा गया है कि एक कम है, ये बात दे रखी है। ठीक है, A की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो साथियों। A बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L इंटू W आ गया। P के बारे में बात करें तो साथियों क्या जाता है, यहाँ पर जाएगा 2L प्लस W आ जाएगा। ठीक है, L प्लस W आ गया। अब जो यहाँ पर से था ना, इसमें आप वे वैल्यू पुट कर दो। क्या आया, LW बराबर आपके पास में क्या जाता है, 2L प्लस W आ गया साथियों, और -1 आ गया। ये आपके पास में एक इक्वेशन के रूप में बन जाती है। बाद में क्या करोगे साथियों, आप एक काम करो, दोनों तरफ से क्या घटा लो साथियों, या सॉरी दोनों तरफ 3 जोड़ दो। 3 से काम नहीं चलेगा तो अपन क्या करेंगे साथियों, 4 जोड़ लेंगे। पहले इसको अपन LW इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको चेंज, 2 आ जाता है, L प्लस W आ गया, बराबर आपके पास में -1 है। अब दोनों तरफ आप एक गुणनखंड बनाने के लिए आपके पास में क्या करोगे साथियों, 4 जोड़ दो। कितना जोड़ दिया आपने, 4 जोड़ा आपने, तो यहाँ पर से LW माइनस का साथियों कितना जाता है, माइनस का जब अपन खोलेंगे तो 2L आ जाता है, और 2L के साथ में 2W आ जाता है साथियों। और साथ ही अपने पास में अपने 4 जोड़ा है दोनों तरफ, तो यहाँ पर से 1 और प्लस का 4 जोड़ा है। अब आपके पास में एक इक्वेशन बन जाती है साथियों, क्या बनी, L-2 बच गया, और इधर W-2 बराबर आपके पास में 3 आ जाता है। जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो आपके पास में क्या आएगा साथियों, एक तो 1 आएगा और एक 3 आएगा, साथ ही एक -1 आएगा और एक -3 आएगा। ठीक है, तो अपन जैसे अब ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर से क्या हो जाती है साथियों, कोई काम नहीं होती है, तो यहाँ पर से आपके पास में L-2 बराबर आपके पास में 1 आ जाता है। साथ ही बात करें तो साथियों W-2 बराबर आपके पास में 3, आपने यहाँ पर से वैल्यू निकाली, ये वैल्यू अपने यहाँ पर से यूज ले रहे हैं, तो L की वैल्यू क्या आएगी साथियों, 3 आ जाती है, और W की जो वैल्यू आएगी साथियों 5 आ जाती है। बाद में पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल क्या है, L इंटू W आ जाता है, तो 3 गुणा 5 बराबर आपके पास में 15 आंसर आ जाता है, 15 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जमीन का कुल मूल्य 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 लाख रुपये है। इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है। इस जमीन के बराबर भुजाओं की कितनी लंबाई होगी, वो पूछा गया है। अपन क्या करेंगे साथियों, कुल जो क्षेत्रफल है, जो कुल मूल्य है, उसके अंदर से आप क्या भाग दे दोगे साथियों, यहाँ पर से 1000 का भाग दे दोगे तो आपके पास में कितना आ गया, 40 वर्ग मीटर आ जाता है। ठीक है, ये वर्ग मीटर आ गया, क्षेत्रफल के बराबर आपके पास में आ जाता है। 40 ना आकर साथियों यहाँ पर से 3 जीरो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो 400 बचेगा, 400 बचेगा, और 400 के बराबर आपके बारे में क्या रखना है, 1/2 आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आपको रखना है। आधार की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, तो 400 बराबर आपके बारे में 1/2 गुणा 40 आ जाता है, और इंटू मैंने इसको अक्ष मान लिया जाती हूँ। यहाँ पर से अक्ष बराबर आपके पास में 20 मीटर निकल कर आ जाती है। बाद में अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए अपने पास में 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर अपने पास में दोनों चीज़ें मालूम हो जाती हैं, तो आपके पास में 800 आ जाती है। और इसके बराबर लंबाई पूछी गई, तो कितना आ गया, 800 का अपने पास में से रूट निकालेंगे तो 20√2 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, सवाल दे रखा है कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनी भारत की पहली मस्जिद जमात खाना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो किसने करवाया था साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीनी यात्री फाहियान ने किस भारतीय शासक के समय भारत की यात्रा की थी, तो किसके समय की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की थी साथियों। शॉर्ट नोट्स की क्लास में जाकर आप देख लेना, वहाँ पर से इंडियन हिस्ट्री करा रखी है, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 1857 की क्रांति के समय खेड़ी की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया था, तो किसने हराया था साथियों, याद रखना अवंतीबाई लोधी के द्वारा हराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो कब की थी साथियों, 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है
किसने नारा दिया था एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए है? तो किसने दिया था साथियों? श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? तो किसके द्वारा की जाती है साथियों? सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा ये भेंट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर ऐसे असत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन बात करते हैं, देखो 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मातरकुंडिया में से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, मोतीलाल तेजावत व पांडोली गांव के किसान नेता गोकुल जाट के नेतृत्व में उदयपुर महाराणा ने समक्ष 21 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। बात एकदम सही है। दूसरा बात है कि महाराणा ने सभी 21 मांगों को स्वीकार कर लिया था। साथियों ये बात यहाँ पर से गलत आती है। यहाँ पर से 21 मांगें नहीं स्वीकार होती हैं, लगभग 15 या 16 मांगें हैं वो स्वीकार होती हैं, और यही आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? तो साथियों 1956 में किया गया था। जब भी मैंने एकीकरण की क्लास ली थी दूसरे वाले पार्ट के अंदर से सेम टू सेम ये क्वेश्चन वहाँ पर से छपा हुआ है साथियों, जाकर आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि साथियों जो रिवीजन वाली क्लास हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगे साथियों। उसके अंदर से अपन MCQs के हिसाब से सवाल कर रहे हैं और उनका 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंदर से वो टॉपिक है वो एकदम बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाए और बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। वो इसलिए मैं आपके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप उसको जाकर देखो साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम आपको बताना है। सबसे पहले बात करें हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है कहाँ पर साथियों? राजसमंद में होता है, पहली बात। दूसरी बात आ जाती है साथियों कब होता है? 1576 में होता है। किस किस के मध्य होता है साथियों? अकबर विपक्ष किसके साथ में जाता है? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप के मध्य ये होता है और इसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो 1527 में होता है साथियों। ठीक है, कहाँ पर? भरतपुर में होता है। ठीक है लाला, भरतपुर में होता है 1527 में खानवा का युद्ध। और किस किस के मध्य होता है? बाबर और साथ में जाता है साथियों राणा सांगा। दूसरा बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। कहाँ पर होता है साथियों? हरियाणा में होता है। ठीक है, किस किस के मध्य होता है ये भी याद रखना। गौरी विपक्ष होता है पृथ्वीराज चौहान, उनके मध्य होता है। अब आपका क्वेश्चन आप जाकर आप देख सकते हो एकदम सही रहेगा। कालक्रम के अनुसार पूछा गया तो तराइन का युद्ध पहले आ जाता है। दूसरे पर बात करें तो खानवा का युद्ध आ जाता है। हर तीसरे में हल्दी घाटी का युद्ध आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहा आपका? चौथे वाला सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था साथियों? ये जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करवाई थी आपको, मॉडर्न नहीं मिडिवल हिस्ट्री करवाई थी, उसमें जाकर देख लेना। उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से मैंने अलग से एक स्लाइड में लिखा गया है कि कौन कौन से युद्ध थे। लगभग औरंगजेब के द्वारा 5 युद्ध लड़े जाते हैं, वो याद रखना साथियों। वो पाँचों के पाँचों मैंने एकदम लिखा रखा है सारे के सारे। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा ये धर्मत का युद्ध रहेगा। धर्मत का युद्ध है ये औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य होता है साथियों। और ये होता कब है? ये 15 अप्रैल को होता है। 15 अप्रैल सन पूछे तो 1658 आपको बतानी है। ठीक है, दूसरा बात करें सामूगढ़ का युद्ध है साथियों, ये 29 मई को होता है। 29 मई 1650 को होता है। और ये जो सामूगढ़ का युद्ध है साथियों ये किस किस के मध्य होता है? औरंगजेब हो गया और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के साथ में दारा शिकोह के साथ में ये युद्ध होता है और इसमें औरंगजेब है वो विजय रहता है साथियों। दूसरा बात करते हैं अपन खजुआ का युद्ध है। जो खजुआ का युद्ध है साथियों ये कब होता है? 5 जनवरी की बात आती है। 5 जनवरी 1659 है। कब है साथियों? 1659 है। और ये किस किस के मध्य होता है? ये साथियों औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य होता है। इसमें औरंगजेब की विजय हो जाती है। बात करें साथियों देवराई के युद्ध के बारे में, ये युद्ध होता है साथियों कब? 12 से लेकर 14 अप्रैल 1659 में होता है साथियों। और इसके अंदर से किस किस के मध्य? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है और इसमें भी औरंगजेब की विजय हो जाती है। एक युद्ध और बच जाता है साथियों, नाम आता है उसका, कौन सा आता है? बहादुरपुर का युद्ध आता है साथियों। कौन सा आता है? बहादुरपुर का
युद्ध, ये भी औरंगजेब का ही है, याद रखना। कभी आपको ये भी दे सकता है, तो 500 युद्ध आपको याद रखने हैं, उत्तराधिकार से संबंधित हैं। ये कब होता है? ये 24 फरवरी की बात आती है। 24 फरवरी 1658 को होता है साथियों। किस किस के मध्य? शाह शुजा और शाही सेना के मध्य होता है साथियों। इसमें से शाही सेना विजय रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बात एकदम सही आती है। दूसरा बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में कलकत्ता छोड़कर जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। ये बात भी एकदम सही आती है साथियों। दोनों कथन आपके सही हैं। दूसरा बात करें तो जापान में भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज INA का गठन किया गया। साथियों यहाँ पर से जापान नहीं आएगा, सिंगापुर में किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका गलत आता है। तो यहाँ पर से पहला दूसरा सत्य है और तीसरा असत्य आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों हड़प्पा से प्राप्त हुई है। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोजकर्ता की जाती है। और कब की जाती है? 1921 में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने मानसिंह को किस मुगल प्रांत की सूबेदारी नहीं दी थी। तो किसकी नहीं दी थी साथियों? गुजरात की नहीं थी, काबुल, बंगाल और बिहार की दी थी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन दे रखा है साथियों। इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, जैसे इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं हो। जो पहले वाले में कॉन्सेप्ट लगा था, पहले वाले जो फाइनल 1 में था उसमें कॉन्सेप्ट अलग था, इसमें आपको अलग दिया गया है साथियों। फिर भी बात करें तो देखो क्या दे रखा है आपके पास में, ये इनपुट दे रखा है। साथ ही बात करें तो ये आपके पास में से चरण दे रखे हैं। और इन चरणों के अंदर से क्या क्या कर रखा है साथियों कि कुछ संख्याएं हैं जिनको घटा बढ़ाकर लिखा गया है। सम संख्याएं उनको अलग लिखा गया है, विषम वालों को अलग लिखा गया है। तो यहाँ पर से क्या क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, ये इनपुट दे रखा है, इस इनपुट के साथ में ये चरण दे रखा है। इसका जो आंसर आएगा इसमें से कोई नहीं आएगा। किस प्रकार से आया साथियों, अपन वो जो आपका मेन अलग स्पेशल वीडियो बनता है इनपुट आउटपुट का, उसमें चर्चा कर लेंगे साथियों। ठीक है, पहले वाले का भी अपन ने चर्चा की, तो इसका भी अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर से क्या दे रखा है, इसका जो आंसर होगा वो टेक होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो चरण 3 में वेट का स्थान क्या होगा? तो वेट का स्थान कौन सा होगा साथियों? बाएं से छठा होने वाला है। और नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि चरण फर्स्ट में स्टोर तथा 29 के ठीक मध्य कौन सा तत्व है साथियों? तो वो कौन सा जाता है? टेक आ जाता है साथियों। ठीक है, किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है वो सारा अपन एक स्पेशल वीडियो बनता है इनपुट आउटपुट का, उसमें पर चर्चा कर लेंगे। पहली बात बता देता हूँ साथियों, 3 से 4 सवाल 100% आएंगे। इनपुट आउटपुट के लगभग 6 नंबर का जुगाड़ है, एकदम सरल सा है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा रहता है, उसके हिसाब से काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा और 6 नंबर आपको तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि दिए गए शब्दों के सादर से संबंध वाले विकल्प का चयन करना है। माता पिता के बारे में बात करें, देखो कौन सा आता है, यहाँ पर से बहन भाई बहन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो आपके पास में क्या दे रखा है, ये शब्द दे रखा है, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर से क्या आएगा साथियों, इसको उल्टा लिखा गया है, तो कौन सा आएगा साथियों? इसी के बारे में बात करें तो वो फेस आने वाला है, आ जाएगा आराम से साथियों। देखो किस प्रकार से क्या आया, यहाँ पर से टी किस प्रकार चला गया, यहाँ पर से चला गया, ई वहाँ पर आ जाता है। तो सेम टू सेम अपन बात करें तो साथियों ये सी है, ये कहाँ पर से चला जाएगा, ये यहाँ पर चलता है और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो देखो आयतन है, ये लीटर में आ गया, लंबाई मीटर में आ जाता है, अवरोध ओम में जाता है। ये सारी के सारी साथियों क्या हैं, यूनिट आ जाती हैं। लेकिन जो दबाव है बैरोमीटर है, ये एक यंत्र होता है साथियों दाब मापने का। ठीक है, ये उपकरण है, ये यूनिट नहीं है, तो ये आपका आंसर आएगा, ये विषम युग्म है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक प्रकार से समान हैं एवं एक भिन्न है, तो पता करिए कि कौन सा भिन्न है। पहला बात करें, देखो यहाँ पर से क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर से बात करें देखो 8 आ गया, 8 के बाद में 8, 7, 6 और 6 के बाद में 5 और 4 दे रखा, मतलब कि सीक्वेंस में बात हो रही है। इसी को भी अपन सीक्वेंस में बात करें तो देखो 16, 15 और 14, 13, 12 इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से ये NLKJI है, ये नहीं हो रही है, एक सीक्वेंस में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर से ये आपका विषम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि
डायरेक्शन का दे रखा है कि राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती है और वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो उत्तर पश्चिम रहेगा। आप आराम से कर सकते हो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। दूसरा बात करें साथियों तो दो भिन्न हैं एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं। वो एक स्थान से 50 मीटर एक दिशा में की ओर दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है, जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्रों के बीच की जो दूरी है वो साथियों कितनी आ जाती है? वो 100 मीटर आपको देखने को मिलेगी। कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करें साथियों, क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन का कि माला हरीश की बहन है। ये माला है और ये हरीश है, ये दोनों क्या हैं साथियों? भाई बहन हैं। बाद में बात करें तो हरीश की दो बेटियां हैं। ये हरीश की दो बेटियां जाती हैं साथियों, कौन कौन सी? ये रीमा आ गई और ये सीमा आ गई। ठीक है। बाद में बात करें तो रीमा की जो शादी होती है वो सतीश से हो जाती है। भाई सतीश से करवा देते हैं। बाद में की बात करें तो देखो क्या लिखा गया है, रेखा है वो सतीश की माता है, तो ये इसकी माता जाती है रेखा। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से दी गई जानकारी के आधार पर चुने कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, वो बात हो रही है। पहला बात करें तो रीमा रेखा की भतीजी है, तो रीमा रेखा की भतीजी है, बात यहाँ पर से गलत हो जाती है। दूसरा बात करते हैं रेखा सीमा की सास है, तो ये रेखा सीमा की सास है, बात एकदम सही है क्योंकि सतीश इसका पति है और इसकी पति की माँ कौन है? रेखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। दूसरा बात करें, दूसरा क्या बताया गया कि माला रेखा की बहन है, बात एकदम गलत आती है साथियों की माला तो क्या है? उसकी बुआ है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर केवल बी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों अर्थपूर्ण तर्क संगत तथा उचित क्रम में रखते हुए आपको उत्तर देना है। सबसे पहले बात करें तो साथियों सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर से सबसे पहले बात करें तो विज्ञापन लगाया जाता है। विज्ञापन के बारे में बात करें तो विज्ञापन के बाद में क्या होता है साथियों? आवेदन किए जाते हैं, आवेदन हो गया। आवेदन के बाद में क्या होता है साथियों? साक्षात्कार होता है, बोले तो इंटरव्यू होता है, तीसरे नंबर पर ये आ गया। इंटरव्यू के बाद में क्या होता है साथियों? यहाँ पर से चयन होता है, तो ये चौथे नंबर पर आ गया। चयन हो जाने के बाद में नियुक्ति दी जाती है, ये पाँचवें पर। अगर नियुक्ति हो जाने के बाद में आपका प्रोबेशन होता है, तो यहाँ पर से ये छठा आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आपको ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आपको शब्दकोश के नियम से व्यवस्थित करना है। तो देखो साथियों किस प्रकार से कौन कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, उसी के बारे में अपन बात करते हैं। पहले नंबर पर तो ये आ जाता है, दूसरे पर बात करें तो दूसरे पर ये आ गया, और दूसरे के बाद में तीसरे पर ये आ जाता है, और चौथे पर ये आ गया, और सबसे अंत में पूछा गया तो पाँचवें पर आपका ये आ जाता है। यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि 5 मित्र हैं PQRST, एक फ्लोर के भवन में अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रहते हों। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर की संख्या 1 है, फर्स्ट फ्लोर की संख्या 2 है, इसी क्रम में सब तरह में 5 फ्लोरों की संख्या आपको दे रखी है। यहाँ पर से बता रहा कि S P के ठीक ऊपर रहता है और S और T के बीच में केवल 2 मित्र रहते हैं। P सबसे नीचे फ्लोर पर रहता है, Q विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता है, तो R किस फ्लोर पर रहता है? तो साथियों किस पर रहेगा? ये रहेगा तीसरे पर। आप आराम से कर सकते हो एकदम तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, 5 छात्र उसमें से अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे, वो बात हो रही है। यहाँ पर से सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों 16 प्लस का 29 आ जाता है, तो यहाँ पर से कितना आ गया? यहाँ पर से 45 आ गया और उसका स्थान आ गया 44वां। टोटल बात करें तो 5 छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण होते हैं और जो 6 छात्र हैं वो छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पर से 11 अपन टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पर से 55 छात्र हैं, वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प आपको पूर्ण करना है। देखो किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर से 3 का 6 आ गया, 6 का 18 आ गया, 18 का आगे वाला पूछा गया है, तो 3 गुणा 2 बराबर आपके पास में 6 आ गया, 6 गुणा 3 बराबर आपके पास में 18 आ जाता है साथियों, और 18 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास में 72 आ जाता है। उसी सीक्वेंस में फॉलो करें, 2 गुणा 4 आ गया और 8 गुणा 5 आ जाता साथियों, तो ये 8 आ गया, ये 40 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 72 आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
सवाल दे रखा है कि अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर से दे रखा है जे, एफ, एम, ए, आगे वाले पूछे गए हैं। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है आपके पास में? एक बॉक्स बनाया गया है और यहाँ पर से जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह साइन पूछा गया है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों? 8 में से 6 का अंतर 2 का जाता है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, यहाँ पर से 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर से कितना का अंतर है साथियों? 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यह 17 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर से देखो क्या पूछा गया कि 94 और ये सिंबल देने के बाद में 82 पूछा गया, इसका मान किस प्रकार से होगा? देखो साथियों, 8 - 4 बराबर आपके पास में 4 आ गया, 7 - 2 बराबर आपके पास में 5 आ गया, ये 45 आ गया। इसी सीक्वेंस को आप फॉलो कर लो। 9 - 4 बराबर आपके पास में 5 आ गया और 8 - 2 बराबर आपके पास में 6 आ जाता है। आंसर आएगा 56, ऑप्शन नंबर पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा? देखो निम्नलिखित पर विचार करना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एक पंक्ति में ऊपर की उत्तर की तरफ मुँह कर खड़े हुए हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है, एफ जी के ठीक दाएं और ई का पड़ोसी है, जी अंतिम छोर पर नहीं है, ए ई के बाएं से छठा है और एच सी के दाएं छठा है। तो इसका जो आंसर पूछा गया है, तो देखो सबसे सही कौन सा रहेगा साथियों? ये रहेगा जी डी के ठीक दाएं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। यह गद्यांश दे रखा है, देखो इस गद्यांश को आप पढ़ लेना, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। तो इसका जो आंसर रहने वाला है कुमार का चयन हो जाएगा, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो दे रखा है, देखो नीचे दर्शाए अनुसार विभिन्न चिन्हों को अलग अलग आपको अक्षरों में बताना है और साथ ही उनका प्रयोग करते हुए ये बताना है कि कौन सा शब्द या फिर कौन सा विकल्प है वो गलत है साथियों। ठीक है, यहाँ पर से ये आर का मतलब योग आ जाता है, प्लस आ जाता है, एस का बारे में बात करें तो माइनस आ जाता है, टी का गुण आ जाता है, यू का भाग, वी का बराबर, डब्ल्यू का शेष अधिक आ जाता है और एक्स का जाता है शेष से कम आ जाता है साथियों। तो इसमें से गलत कौन सा रहेगा? ये सी वाला रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपराह 3:16 बजे, 3:16 बजे और अपराह 3:17 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ मिलती हैं। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें तो दूसरा क्या दे रखा है कि अपराह 4:58 बजे और अपराह 4:59 बजे के बीच की घड़ी की मिनट की सुई और सेकंड की सुई एक साथ मिलती है। बात एकदम सही है, दोनों के दोनों आपके कथन एकदम सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस वर्ष में यदि 25 मई को रविवार का दिन है तो उसी वर्ष में 25 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कौन सा होगा साथियों? गुरुवार होने वाला है। आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। एक घड़ी को दोपहर 12 बजे शुरू किया जाता है। घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तय करेगा। तो कितना डिग्री करेगा साथियों? अपन बात करें, देखो 12 बजे से लेकर 5:10 तक हैं, वो टोटल कितने घंटे हो जाते हैं साथियों? यहाँ पर से हो जाते हैं लगभग 5 घंटे 10 मिनट का समय किया। मतलब किया यहाँ पर से कितना आ गया साथियों? 310 मिनट तय हो जाती है, 310 मिनट हो जाती है। और मिनट की जो सुई है वो कितने, घंटे की जो सुई है वो कितना एंगल बनाती है साथियों? आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो मतलब कि 0.5 बोल सकते हो। तो 310 है, 310 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 155 डिग्री आंसर आएगा, तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। किसी पाठशाला में 5 शिक्षक हैं, ABCDE। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सी और बी है वो अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, और डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है साथियों? ये पढ़ाता है बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आप एक सिटी बस में अपने गंतव्य की ओर जा रहे हों। आपके आगे की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है। आगे वाले स्टॉप पर एक युवा महिला बस में चढ़ती है तथा वृद्ध व्यक्ति से उससे सीट से हटने के लिए कहती है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे? ऐसी स्थिति में आप उस ताऊ को क्या कर देंगे कि अपने वाली जो सीट है वो दे देंगे साथियों। वृद्ध व्यक्ति से कहेंगे कि आप वह अपने वाली सीट पर आ जाए, ऑप्शन नंबर चौथे वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों, आपके पास में गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और बाद में आपको आंसर देने हैं। ये रीजनिंग का सवाल है, याद रखना। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मेरे साथी सिलेबस में है। कलाम एकेडमी कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो इसको गद्यांश को पढ़ते हैं तो यहाँ पर से सवाल क्या दे रखा है कि देखो शहरी सेवाओं में गर्व से घमंड करने का कोई बात नहीं है। तो साथियों क्या जाता है यहाँ पर से, निश्चित रूप से सत्य है। इस गद्यांश को पढ़ोगे तब आपका ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निजी क्षेत्र के हाथों में है। तो यहाँ पर से साथियों परिवहन प्रणाली का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, तो आंकड़े हम आपके क्या हैं, अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जन्म दर अधिक है। तो यहाँ पर से साथियों ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है इसमें, तो ये भी इसका आंसर क्या है, आंकड़े अपर्याप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं, हालांकि धन के पर्याप्त प्रावधान किए गए थे लेकिन वे खर्च नहीं हो पाए। तो क्या जा साथियों, ये निश्चित रूप से क्या है, असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी का, निम्नलिखित में से असत्य पूछा गया है। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है, बात एकदम सही है। बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी जरगा है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें साथियों, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, ये बात भी एकदम सही है। दूसरा बात करें तो परवेरिया तथा सूराघाट दर्रा मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित हैं। तो साथियों ये मुकुंदरा पहाड़ियों में नहीं है, ये कहाँ पर है लाडले, अरावली पहाड़ियों पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यही गलत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये सवाल है साथियों, अभी जो हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो याद रखना। देखो कौन सा रहेगा, राजस्थान है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो बात एकदम गलत आती है साथियों, पश्चिमी देशांतरों पर नहीं है, यहाँ पर से कौन सा आएगा, पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, यही आपका असत्य है, ठीक है। कारक रेखा है वो 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर उसकी लंबाई है, और जैसे माही नदी को 2 बार काटती है वगैरह वगैरह, वो आपको सबको पता है। दूसरा बात करें तो राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये बात भी सही है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब स्थित है, ये बात भी एकदम सही है। तो आपका जो कथन है वो ये असत्य है, मतलब ये सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, धौलपुर करौली बाग परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, बंद बारेठा अभियान है वो नहीं है। नेक्स्ट सवाल आता है कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, कौन सी है साथियों, सहरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में मैग्नीज का शीर्ष भंडारण किस राज्य में स्थित है। तो किस में है साथियों, याद रखना उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। यह असम में किया गया है साथियों, कहाँ पर, जोरहट में किया गया है। करंट का सवाल है, अच्छा सवाल है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ब्लू पाइन स्प्रू देवदार आदि क्या हैं साथियों, ये शंकुधारी वृक्ष हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व नेटवर्क द्वारा भारत के नवीनतम जैव मंडल निश्चय का दर्जा किसे दिया गया साथियों, किसको दिया गया है, अभी दिया गया है, पन्ना जैव मंडल निश्चय को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, 3 बीघा गलियारा स्थित है। तो 3 बीघा गलियारा कहाँ पर स्थित है साथियों, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानसून निर्वर्तन के दौरान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो कहाँ पर होती है साथियों, कोरोमंडल में होती है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कथन दे रखे हैं, ऐसे सवाल आपके 1-2 सवाल जरूर आएंगे आपके पटवार में, याद रखना। सवाल दे रखा है कि नर्मदा ताप्ती नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई गई है, ठीक है। ये तो कथन आ गया। कारण के बारे में बात करें, कारण क्या कह रहा है कि नर्मदा ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से बहती हुई अपरदन पदार्थ की मूल दरारों को भर रही है। तो साथियों दोनों के दोनों कथन आपके क्या हैं, सही हैं और उनकी पूर्ण व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है कि मानव शिशुओं के जठरस में रेनिन उपस्थित होता है, बात एकदम सही है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, बात एकदम सही है। एंजाइम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। तो साथियों कार्बोहाइड्रेट के नहीं बने होते एंजाइम, किसके बने रहते हैं, प्रोटीन के बने रहते हैं, ठीक है। यही आपका कथन रहेगा गलत। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की भंगी का या फिर संस्थिति व संतुलन का नियंत्रण करता है। तो साथियों कौन सा करता है, सेरिबेलम करता है साथियों, अनुमस्तिष्क कह सकते हो इसको।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोग का उसके कारक जीवी व संक्रमण के तरीके के साथ में सही मिलान करता है। तो कौन सा करेगा साथियों, यहाँ पर से करेगा हेजा विब्रियो कोलारी, दूषित भोजन और जल द्वारा ये फैलता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, DOTS का संबंध किस रोग के उपचार से संबंधित है। तो साथियों ये 6 रोग से संबंधित है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि साबुन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखो कौन सा सत्य कथन आ जाता है। साबुन सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा अमोनियम लवण होते हैं। बात एकदम गलत आती है साथियों, सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। बात एकदम सही है, सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में नहीं होता साथियों, वाहनों के पार्श्व दर्पण में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस गुण पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है साथियों वो उसके एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, बोले तो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में अष्टधातु से निर्मित शारदा तोप अवस्थित है। तो कहाँ पर है साथियों, ये खंडार का किले में है। और खंडार का किला कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, वो बात हो रही है। चमड़े की मोजड़ी बीनमाल, ठीक बात आ जाती है। ऊनी कम्बल बीकानेर में जाता है। ब्लू पोएट्री जयपुर में जाती है। जाजम प्रिंट कहाँ का है साथियों, अकोला का है। कहाँ का है, अकोला कहाँ पर बोले तो चित्तौड़गढ़ में है साथियों। ठीक है। बाड़मेर का कौन सा है फिर, बाड़मेर का साथियों प्रिंट तो फेमस है लेकिन अजरक है, तो अजरक प्रिंट है इसका। ठीक है, ये याद रखना, यही आपका असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकार शैली से का चित्रकार था। तो किसका था साथियों, किशनगढ़ का था। नेक्स्ट बात करते हैं, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है। तो किस में लिखी गई साथियों, ये अहिरवाटी में लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, चरचरी रचना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों किससे जाती है, ये उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ में गाई जाने वाली रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से राजस्थान के लोकनाट्य का एक रूप आपसे पूछा गया। तो कौन सा आएगा साथियों, ख्याल आएगा। और ये सारे के सारे क्या है, नृत्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गीदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, तबला है। गीदड़ कहाँ का है, शेखावाटी का लोक नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है। तो कहाँ से है साथियों, ये गोगा जी से इनका संबंध माना जाता है। जो 11 माह मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको चाहल पुजारी कहा जाता है, ये भी याद रखना। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है। तो साथियों कौन सा मनाया जाता है, गुड़ला त्यौहार बनाया जाता है। बात करें भादर, जो गोगा नवमी कब होता है, भादर भादमे में होता है। और कृष्ण नवमी को ये बनाया जाता है। अक्षय तृतीया के बारे में बात करें तो साथियों ये शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, वैशाख में बनाई जाती है। एक नाग पंचमी और बच जाती है साथियों, ये श्रावण में बनाई जाती है। कृष्ण पंचमी के दिन बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। नाक में धारण किया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ से आपको पर्यटन स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। पटुओं की हवेली कहाँ पर है, लाडले, जैसलमेर में है। दौलत बाग के बारे में बात करें तो दौलत बाग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अजमेर में मिलेगा साथियों। स्वर्णगिरी दुर्ग है, ये जैसलमेर में है। और जग मंदिर है, ये जयपुर उदयपुर में देखने को मिलेगा साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, यहाँ पर से तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उनकी पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती। तो कौन में नहीं की जाती है साथियों, ये आर्टिकल 59(2) में नहीं की जाती है। तो फिर ये 2-3 और दे रखे, इनमें क्या है देखो, 59(1) में दे रखा है कि संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। कौन है, राष्ट्रपति नहीं हो सकता। दूसरे वाले में पता चल गया कि 59(2) में क्या उनके वेतन भत्तों के बारे में बात हो रही है। 59(3) के बारे में बात करें तो साथियों क्या है कि लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेना यहाँ पर से,
ये 59.2 में है, लेकिन जो आपका जो आंसर रहेगा ना, ये 59.4 में रहने वाला है। ये मैंने थोड़ा सा इसको अलग बता दिया, ठीक है भाई। 59.2 के अंदर से बात करें तो 59.2 में क्या कहता है कि लाभ के कोई अन्य पद पर धारण नहीं करेगा। और 59.3 में बात करें तो देखो कौन सा जाता है, 59.3 में जाता है कि बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग कर सकता है। आपका जो आंसर रहेगा साथियों, अनुच्छेद 59.4 में बात हो रही है साथियों, ठीक है। इसमें ये बात आती है वेतन और भत्तों के बारे में। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का जो वो मासिक वेतन होता है साथियों 5 लाख रुपए मासिक माना जाता है। जब सेवानिवृत्ति के बाद में साथियों 50% उनको पेंशन दी जाती है, मतलब कि 2.5 लाख रुपए। आंसर कौन सा रहेगा आपका, चौथे वाला रहेगा, याद रखना। थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा बता दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में सत्य कथन आपको बात हो रही है। प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता होता, बात एकदम गलत आती है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, बात एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क अड़ के अनुसार भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो निम्न में से किस पर आधारित सभी भेदभाव से परे हैं। तो कौन सा जाता है साथियों, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, याद रखना, ये होता है धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत निम्न में से कौन सा है पर कौन से राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। तो लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाना पहला कर्तव्य आ जाता है। दूसरा, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये दोनों कथन है, ये दोनों के दोनों सही आ जाते हैं, कर्तव्य 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दोबारा से रिपीट हो गया, शायद तक 3 टेस्टों में आ चुका है। निम्न में से असंगत का चयन करना है। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और ये समिति थी 7 सदस्य की। कौन से की थी, 7 सदस्य की ये समिति थी। और कौन थे इसके जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। दूसरा बात करें जवाहरलाल नेहरू है ना, तो ये 2 समितियों का अध्यक्ष थे। एक का तो नाम था संघ शक्ति समिति जो 16 सदस्य की थी, और एक और समिति थी जिसका नाम था संघ संविधान समिति जो 15 सदस्य थी। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। कथन क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर से दे रखा है निम्न में से कौन सा एक नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, संगतता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और आपको असत्य कथन के बारे में बात करनी है। पहला बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राज्यपाल का पद आकस्मिकृत होने पर राष्ट्रपति द्वारा पर दिए कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता। बात एकदम गलत आती है साथियों, असत्य आती है। दूसरा बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 राज्यपालों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। बात एकदम ये सही है साथियों, यह असत्य नहीं है। सरदार दरबारा सिंह का राजस्थान में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है साथियों। दोनों के दोनों असत्य हैं, तो पहला और तीसरा आपके असत्य आ जाते हैं। बात करें 4 राज्यपाल कौन से थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। पहला बात करें तो सरदार दरबारा सिंह, दूसरा निर्मल चंद जैन, तीसरा श्री शैलेंद्र कुमार सिंह थे, और एक आ जाता है श्रीमती प्रभा राव। ये 4 लोग थे जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में 23 मई 2025 को राजस्थान के एक विधायक श्री कंवर लाल को निर्वाचित किया गया है। यह किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो साथियों अंताबारा से इनका संबंध देखने को मिलेगा, करंट से संबंधित सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से यह आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत की गई थी।
बात करें 7वां संविधान संशोधन 1956, ये क्या था कि जो राज्य की श्रेणियां थी, जैसे ABCD राज्य की श्रेणियां दे रखी थी, जैसे अपने राजस्थान को बी श्रेणी का या फिर सेकंड श्रेणी का राज्य बना रखा था, उन श्रेणियों को समाप्त किया गया था इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। बात करें 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें यह क्या था कि राज्य और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनकी जो आयु थी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। एक आ जाता है साथियों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी हाल ही में चुने गए हैं साथियों, उत्कलन रंजन साहू हैं और ये RPSC के 40वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट कापों को सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ से प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा दे रखी हैं। सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो धारा 22 में बखान किया गया है लाडले। ठीक है, और कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में बात करें तो कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो धारा 25 में बात की गई है। किस में बात की गई है? धारा 25 में। आयोग की जो संरचना है वो किस में है? धारा 21 में है। और आयोग की वित्तीय स्वायत्तता है वो किस में आ जाती है साथियों? धारा 33 में आ जाती है। लेकिन धारा 26 बच जाती है जिसमें से वेतन और भत्ते देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वेतन और भत्ते मिलते हैं। आपका जो ऑप्शन रहेगा कौन सा? तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन हेतु 28 फरवरी 2014 को किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? एकदम सरल सा सवाल है साथियों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो नरपत लोढ़ा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1993 में की गई। बात एकदम गलत आती है साथियों, 93 में नहीं होकर कब थी? 1994 में की गई थी। दूसरा बात करें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। बात एकदम सही है साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है पटवारी की तैयारी करें तो पटवारी वालों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, क्योंकि आप जब पटवारी लग जाओगे तो आपको ट्रेनिंग के सेंटर यहाँ पर मिलेंगे। कथन देखो सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल स्थित नहीं है? देखो साथियों, देवखेड़ा अलवर में है। दूसरा बात करें गजसिंहपुरा गंगानगर में भी है। ठीक है, देवबारी में भी है, लेकिन ये मसूदा अजमेर में आपको देखने को नहीं मिलती है। 3 और हैं, एक टोंक में है साथियों ट्रेनिंग स्कूल, एक आ जाती है कोटा में है और एक आ जाती है साथियों जोधपुर। इन जगह पर जब आप पटवारी लग जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि MS वर्ड में हम चयनित टेक्स्ट का केस जैसे अपर केस लोअर केस का प्रयोग करने में परिवर्तित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Shift+F3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट दे रखा है कि MS पावर पॉइंट में एक टेबल के आगे सेल में जाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प का प्रयोग लाया जाता है? तो टैब का प्रयोग किया जाता है साथियों। जब आप देखते हो आपके पास में से वो कीबोर्ड देखते हो तो यहाँ पर से जो टैब का ऑप्शन रहता है यहाँ पर से वो जिससे दबाते हो तो आप इस सेल से आगे वाले सेल में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं MS एक्सेल में एक ही सेल में समस्त विषय वस्तु को एक से अधिक पंक्तियों द्वारा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त रहता है? तो रैप टेक्स्ट का रहता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है साथियों कि पावर पॉइंट वीडियो में बुकमार्क जोड़ने के लिए कौन से चरण सही है? तो कौन सा रहता है साथियों? प्लेबैक पर क्लिक कर और बुकमार्क जोड़ें। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं MS ऑफिस वर्ड 2007 की एक रिक्त डॉक्यूमेंट के दाएं एवं बाएं मर्ज डिफ़ॉल्ट रूप से कितने होते हैं साथियों? 1 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा आता है साथियों? JPEG आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? तो कौन सा रहता है साथियों? डॉलर के साइनों के अंदर से इसको पैक करने के बाद में इसको पूर्ण सेल में बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय किसके हैं साथियों? स्कैनर नहीं है कंप्यूटर का भाग और सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो सबसे बड़ी जो इकाई आ जाती है साथियों, गीगाबाइट इसको कहा जाता है, जीबी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी नहीं होती है साथियों, वार्म की नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है। तो कौन सी नहीं साथियों, MOFS नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, CDC 1604 नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन दे रखा है, देखो CPU क्रियान्वयन की प्रक्रिया में निर्देशों को नियंत्रित करता है, गणना करता है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो ALU में गणनाओं के अति अल्प समय में संग्रहण हेतु मेमोरी का कार्य रजिस्टर और एक्यूमुलेटर द्वारा किया जाता है, बात एकदम सही है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि IR मेमोरी में CPU द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले अगले निर्देश के एड्रेस को रखा जाता है, बात एकदम गलत आती है साथियों। दो ही कथन आपके सही हैं, पहला और दूसरा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया। तो 2008 में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, स्कैनर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो जल्दी तैयार हो जाएंगे और वो आपको वीडियो, पटवार और फोर्थ ग्रेड के लिए सफिशिएंट रहेंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह इन खेलों का 7वां संस्करण था, बात एकदम सही है। इन खेलों की मेज़बानी बिहार द्वारा की गई, ये बात भी सही है। इन खेलों का जो शुभांकर था वो गज सिंह था, ये बात भी सही है। इन खेलों में राजस्थान कुल 60 स्वर्ण पदक जीते थे, ये बात एकदम गलत आती है साथियों। आपका जो कथन रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े की थीम क्या थी। तो क्या थी साथियों, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बात करें तो देखो कौन सा जाता है कि ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त CEC बने हैं। तो बात एकदम गलत है साथियों, इसको थोड़ा सा चेंज करना, ज्ञानेश कुमार ही बने हैं, सत्य कथन के बारे में नहीं है वो पूछा गया है। दूसरा बात हो रही है कि देखो CEC के रूप में ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जून 2028 तक रहेगा, ये बात एकदम गलत आती है साथियों। दूसरा, CEC की खोजबीन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है साथियों, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर से बात करें, देखो कौन कौन सा सत्य नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन आपके सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि भारत उज्बेकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया, पुणे में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन 2 ग्रंथों को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल किया गया। तो कौन कौन से साथियों, नाट्यशास्त्र और गीता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन आ जाता है कि इसके 14वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 मई तक जयपुर में किया गया, एकदम सही बात है साथियों। इनका आयोजन पर्यटन विभाग और फिक्की द्वारा किया गया, ये बात भी सही है, दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण रूप से साक्षर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो मिजोरम है साथियों, कौन सा है, मिजोरम। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय तटरेखा की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन क्या जाता है साथियों, पहला कथन दे रखा कि वर्तमान में भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी बता रखी है इन्होंने, 11,098 किलोमीटर है, ये बात एकदम गलत आती है साथियों। दूसरा बात करें तो भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है, एकदम सही है। इसमें थोड़ा सा साथियों करेक्शन करना, यहाँ पर से ये पहला जो कथन है वो एकदम सही है, लेकिन देखो यहाँ पर से बात हो रही है कि भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य तमिलनाडु बता रहा है, तमिलनाडु नहीं है साथियों, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है, ये कथन यहाँ पर से गलत है। दूसरा बात करें, वर्ष 1970 की तुलना में तटरेखा की लंबाई 27% की वृद्धि हुई है, तो ये बात एकदम गलत आती है साथियों। और पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है साथियों, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो आपके नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इसरो द्वारा अपने 100वें मिशन के रूप में
किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो किसको लॉन्च किया गया? NVS-02 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, DRDO ने स्ट्रेटोशिप स्पेस एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला कथन बात करें, 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर से इसकी पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया। ये बात भी सही आती है। दोनों कथन आपके सही हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हिंदी के सवाल आ जाते हैं। सवाल दे रखा कि सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सत धन चित धन आनंद होगा, ऑप्शन नंबर चौथे वाला। ठीक है, ये नहीं होगा साथियों। यहाँ पर से ये आ जो चंद्र बिंदु लगी हुई है आ के ऊपर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर से न के ऊपर लगनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो कौन से में साथियों? पराभाव में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो साथियों पावस वर्षा होती है और पायस होती है वो खीर होती है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा विकल्प सुमेलित है? पहला जाता है रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बुवाई में नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सरस्वती का प्राय नहीं है? तो किस में नहीं है साथियों? रागी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि छूत से फैलने वाला रोग संक्रमण रोग होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध शब्दों का युग्म आपको छांटना है तो सदर से और केवल ले आएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होता है साथियों? यहाँ पर से आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, ठीक बात आती है। नुक्ताचीनी करना, दोष निकालना, ये बात भी सही है। दूसरा, खाक छानना, बर्बाद करना, ये बात एकदम गलत आती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से सही है कौन सा रहेगा? कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोहिबिटेड का शब्द का अर्थ पूछा गया तो इसका मतलब होता है निषिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आपके इंग्लिश के सवाल आ जाते हैं। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको जवाब देने हैं साथियों। तो जो 141 है इसका जो आंसर रहेगा वो फोर्थ वाला रहने वाला है। 142 के बारे में बात करें तो साथियों इसका कौन सा रहेगा? यहाँ पर से फोर्थ वाला रहेगा। और लास्ट बात करते हैं 143 के अंदर से बात करें तो कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पर से सेकंड वाला रहेगा। और 144 में बात करें तो आपका ये फर्स्ट वाला रहेगा। 145 में बात करें तो साथियों पहले वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि एरर फाइंड करनी है तो इसमें कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पर से आ जाता है 146 के अंदर से बात करें तो इसमें कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 147 के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से कौन सा आएगा? थर्ड वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट वाले में रहेगा एज वेल एज साउथ अफ्रीका रहने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो साथियों 149 के अंदर से बात करें तो कौन सा आएगा? सेकंड वाला जाता है। और 150 के अंदर से बात करें तो कौन सा रहेगा साथियों? ये सेकंड वाला रहने वाला है। इसी के साथ में आपका जो फाइनल टेस्ट 2 है उसका कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर हो जाता है साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगे साथियों। अब बात करें तो आपके पास में से 3 फाइनल टेस्ट और होने बाकी हैं। 5 के अंदर से 2 हो चुके हैं, 3 और बचे हैं साथियों। ठीक है, एक इनपुट आउटपुट वाला जो टॉपिक है इसके अंदर से जो क्वेश्चन है उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब बात करते हैं अपन कोर्स के बारे में। एक तो आ जाता है 4th ग्रेड का पेपर और एक बचा है इस वीक का वीडियो का पेपर। उसका वीडियो आज या फिर कल आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।